मेरा नाम कियांश है और मैं पेशे से एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। हर प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया न्यूज़ पर, न्यूज़पेपर, हर जगह एक ऐसी वारदात छाई हुई थी जिसने सबके दिल को दहला दिया था। तो आखिर क्या थी ये सच्चाई और इसके पीछे की हकीकत, और क्या थी पूरी कहानी? यही जानने के लिए मैं ऐसी आरोपी लड़की के पास गया जिसने अपने और अपने पति के बीच किसी तीसरे इंसान को शामिल करने के बाद कुछ ऐसा किया जिसने शर्मिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। मैं पहुंचा पुलिस स्टेशन और वहां जाने के बाद हमने ली परमिशन आरोपी सानवी शुक्ला से मिलने की। एक हवलदार के साथ और मेरे कैमरामैन के साथ मुझे सानवी शुक्ला से मिलने के लिए उनके सेल में भेज दिया गया, जो एक तरफ सुकड़ी हुई बैठी थी और अपने किए की सजा मिलने के बाद उसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसका चेहरा बहुत मासूम था। तो मैं आज आपको सानवी शुक्ला की ही जुबानी उनकी कहानी सुनाऊंगा कि आखिर उन्होंने किस तरह अपने हाथों से अपने परिवार को बर्बाद कर लिया। हमें देखकर वो घबरा गईं। वो हमारा कैमरा देखकर समझ गई थी कि हम लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। मैं अपना माइक लेकर उनके बराबर में बैठ गया और कहने लगा कि हम आपकी पूरी कहानी जानना चाहते हैं। इस समय हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर किस तरह से आपने इस घटना को अंजाम दिया, क्या क्या उतार चढ़ाव आए और आखिर क्या वजह थी कि आप ये सब करने पर मजबूर हो गईं। उसके चेहरे पर उदासी भरे एक्सप्रेशन छा गए। इस मासूम चेहरे की आंखों में आंसू भी थे। 27 साल और इतना बड़ा जुर्म कि कोई मास्टरमाइंड ही इतनी सफाई से ये सब कुछ कर सकता है। पहले तो वो आंखों में नमी लेकर काफी देर तक जमीन को घूरती रही। फिर मैंने कहा कि आप हमें अपनी पूरी कहानी बताने के लिए तैयार हैं? उसने कहा कि जी, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपनी गलती का पछतावा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी ये कहानी सुनकर कोई भी वो गलती ना करे जो मैंने की। मेरी की गई गलती अनजाने में नहीं थी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, क्योंकि कोई भी इंसान जब बहुत बड़ा जुर्म करने वाला होता है तो उसे अपने अंजाम की फिक्र नहीं होती। मुझे ये एहसास हो रहा था कि अगर मैं पकड़ी गई तो मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, मगर अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। मैं एक बहुत बड़ी कातिल बन चुकी हूँ। पूरी दुनिया मुझे जान गई है। अब ये 4 दीवारी ही मेरी जिंदगी है। कोर्ट में मेरा मुकदमा चल रहा है। मैं जानती हूँ कि मेरा जुर्म जितना बड़ा है उस हिसाब से मुझे सजाए मौत ही दी जाएगी, लेकिन मरने से पहले लोगों को मेरी कहानी सुननी बहुत जरूरी है, ताकि उनको मेरी कहानी से एक ये सीख मिल सके कि हर इंसान को जितना मिले उसे उसी में ही खुश रहना चाहिए। ज्यादा के चक्कर में हम वो भी खो देते हैं जो हमारे पास होता है। मैंने उनसे कहा, तो फिर आप अपनी कहानी शुरू कीजिए। उसने एक गहरी सांस भरी और कहने लगी, मैं सानवी शुक्ला, जिसने एक मिडिल क्लास फैमिली में आंखें खोली। जैसे जैसे बड़ी हुई, जवान हुई, मुझे हीरोइन बनने का शौक जागने लगा। ये बात है 2 जनवरी 2015 की, जब मेरी मुलाकात पहली बार अंकित से हुई थी। हमारे मोहल्ले में एक औरत थी जो सबकी कुंडलियां बनाया करती थी। मैं अपनी कुंडली बनवाने के लिए उनके पास गई हुई थी। वहीं पर मेरा सामना अंकित से हुआ। वो भी अपनी कुंडली बनवाने के लिए वहां पर आए हुए थे। इसी दौरान हम दोनों की वहां मुलाकात हुई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हम दोनों की दोस्ती हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ फोन पर बात करना शुरू कर दिया, मिलना जुलना शुरू कर दिया, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे का नेचर बहुत पसंद आया था। अब ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। मेरे दिल में अंकित के लिए बहुत मोहब्बत थी। एक जज्बा था कि बस अंकित से मेरी शादी हो जाए। कुछ इसी तरह की मोहब्बत अंकित भी मुझसे किया करते थे। मैंने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और मैं हमेशा से ही हीरोइन बनने का सपना अपनी आंखों में बसाए हुए थी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बत को बहुत मजबूत कर लिया था और दोनों ने फैसला कर लिया था कि हम एक दूसरे से ही शादी करेंगे। अंकित की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब वो नेवी ऑफिसर की जॉब कर रहे थे। उन्होंने मेरे बारे में अपने घर पर बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। उनके घर में उनके माता पिता, एक बहन और एक भाई भी था। जब उन्होंने अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया, उनको मेरी फोटो दिखाई, तो उनके घर वालों ने फौरन ही इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि हम दोनों की शादी हो, लेकिन मेरी मोहब्बत की खातिर अंकित अपने घर वालों के आगे अड़ गए और उन्होंने जिद कर ली कि अगर मुझे शादी करनी है तो सानवी शुक्ला से ही करनी है। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा।
दूसरी तरफ मैंने भी अंकित के बारे में अपने घर पर बात कर ली थी। इस रिश्ते के लिए मेरे घर वाले भी तैयार नहीं हुए थे। मेरे परिवार में भी मेरे माता पिता के अलावा एक छोटा भाई और एक बहन थी। हम दोनों के ही परिवार वाले नहीं चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो। उन लोगों को हमारी खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों परिवार आपस में एक दूसरे के लिए जब बातचीत करने बैठे तो दोनों की मर्जी यही निकली कि हम लोग बच्चे की शादी आपस में नहीं करेंगे। मगर हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अंकित ने अपने परिवार वालों से झगड़ा करना शुरू कर दिया। घर में खाना पीना बंद कर दिया और जिद की कि शादी करूंगा तो सानवी से ही करूंगा। कुछ ऐसा ही मैंने भी किया। मैंने भी अपने घर वालों से जिद की कि मैं अंकित के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। हमारी जिद के कारण दोनों ही परिवार मजबूर हो गए थे और टूट गए थे। और फिर फाइनली बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद और अपने परिवार वालों को किसी तरह मनाने के बाद हम दोनों की शादी 7 अक्टूबर 2018 को हो गई थी। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश रहती थी। उन्होंने मुझे सारी जिंदगी की खुशियां दी थी। मेरा परिवार जो पहले हम दोनों की शादी से राजी नहीं था, अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देखकर मेरे परिवार वालों को तो तसल्ली हो गई थी कि चलो हमारी बेटी इस लड़के के साथ खुश है। लेकिन कहीं न कहीं मेरे ससुराल वालों के दिल में मेरे लिए नफरत भर चुकी थी, क्योंकि उनको मैं शुरू से ही पसंद नहीं थी। उन्होंने तो अपने बेटे की खुशी की खातिर मुझे एक्सेप्ट किया था। इस शादी में अंकित के परिवार के एक भी मेंबर की मर्जी नहीं थी। शादी के बाद वो लोग मुझे मुंह तक नहीं लगाते थे। मुझसे घर में भी कोई ठीक से बात नहीं करता था। हर किसी को सिर्फ अंकित से ही मतलब होता था। किसी को मेरी पसंद नापसंद से कोई मतलब नहीं था। किसी को मेरी खुशियों से कोई मतलब नहीं था। अपने ससुराल वालों का ऐसा बिहेवियर देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैंने अपने पति से इस बारे में कई बार उनके परिवार वालों की शिकायत की थी, मगर वो कहते थे कि ये सब कुछ वक्ती है। अभी तुम्हें इस घर में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। धीरे धीरे घर के सब लोग तुम्हारी तरफ से भी ठीक हो जाएंगे और तुम भी यहाँ एडजस्ट हो जाओगी। लेकिन मुझे अपने ससुराल वालों के साथ कोई खुशी नहीं मिलती थी। अपने पति की खातिर मैं सिर्फ उस घर में रह रही थी। जब मैंने भी उन लोगों का ऐसा बिहेवियर देखा तो उन लोगों से दूरी इख्तियार कर ली। मैं घर में अपना सब कुछ अलग अलग करने लगी थी। मेरी यह हरकत मेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं आई तो उन्होंने अंकित से भी शिकवे गिले करने शुरू कर दिए और मुझे और अंकित को अपने घर से बेदखल कर दिया। अंकित समझ गए थे कि घर वालों को उनकी पत्नी पसंद नहीं है। हमें घर से बाहर निकाल दिया गया। उनके घर में सबसे ज्यादा उनके पिता की ही चलती थी, इसलिए जैसा पिता कह देते वैसा घर के सदस्यों को करना होता था। शादी के 2 साल बाद अंकित मुझे लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गए थे। मुझे यहाँ इस अलग घर में आकर काफी सुकून मिला था। वैसे भी मैं यही चाहती थी कि मेरा पति अपने परिवार वालों के साथ न रहे। अब मैं इस अकेले घर में आने के बाद सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक किया करती थी। मेरे पति अपनी नौकरी पर जाते थे और मैं घर में रहा करती थी और घर के सारे कामकाज किया करती थी। अपने मायके भी चली जाती थी। सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा था। कुछ समय बाद मुझे गुड न्यूज मिली और फिर शादी के पूरे 3 साल बाद मैंने बेटी को जन्म दिया। हमने अपनी बेटी का नाम सुमन रखा था और अब हम 2 से 3 मेंबर हो गए थे। मेरे अकेलेपन की साथी मेरी बेटी आ गई थी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करती थी। मेरे पति तो काम पर चले जाते थे और मेरा मन घर में अपनी बेटी के साथ लगा रहता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मेरे पास स्मार्टफोन था। मैं मोबाइल से अपने दोस्तों के कांटेक्ट में रहती थी। मेरे जितने भी दोस्त थे उन सब ने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था जिसमें हम सारे ही दोस्त एक दूसरे से बातें किया करते थे। मेरे इस ग्रुप में मैंने 8th क्लास तक जब पढ़ाई की थी उसके सारे ही स्टूडेंट्स मौजूद थे। मेरे सारे ही दोस्तों ने एक छोटे से क्लब में पार्टी रखी थी जिसमें हम सब लोग आपस में मिलने वाले थे। उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था, लेकिन मुझे वहां जाने के लिए अपने पति की परमिशन लेनी थी। रात को जब अंकित घर वापस आए तो मैंने उनको इस बारे में बताया कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मेरे जितने भी क्लासमेट हैं वो सब वहां आएंगे और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। क्या मैं वहां चली जाऊं? उन्होंने एक छोटे से क्लब में पार्टी रखी है। आज सब लोग आपस में मिलने के लिए इस पार्टी को अटेंड करेंगे। क्या मैं भी वहां चली जाऊं? मुझे इस पार्टी का हिस्सा बनना है। मेरे पति ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम चली जाना। वैसे भी मैं तो ड्यूटी पर चला जाऊंगा। मैंने कहा लेकिन मैं सुमन का क्या करूं? उस समय मेरी बेटी सुमन 6 महीने की थी। मैंने अपने पति से कहा अगर आप कहें तो मैं इसे इसकी नानी के यहाँ छोड़ आऊं।
जैसे ही मैंने ये बात कही तो मेरे पति ने कहा कि ठीक है, छोड़ देना, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, वैसे भी मुझे तो काम पर ही जाना है, ठीक है तुम चली जाना और सुमन को अपनी मम्मी के यहाँ छोड़ देना। मैं खुश हो गई थी क्योंकि आज मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाने वाली थी। मेरे पति ने कभी मुझ पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं की थी। अगले दिन मेरे पति ड्यूटी पर जा चुके थे और मैं तैयार होकर सबसे पहले सुमन को अपने मायके छोड़ने के लिए चली गई थी और फिर उसके बाद मैं पार्टी करने के लिए वहाँ क्लब में चली गई। मैंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ काफी सारे ऐसे मेरे क्लासमेट थे जो 8th क्लास तक मेरे साथ पढ़े थे। मैंने सिर्फ 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी, मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं 9वीं कक्षा में फेल हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं पढ़ सकी। मेरे घर वालों ने भी मुझसे दोबारा पढ़ने के लिए नहीं कहा। मुझे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रही थी कि आखिरकार पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी, कि हम लोग आपस में रोज चैटिंग करते थे, बातचीत करते थे। यहाँ आने के बाद मैं बहुत खुश हुई थी। तभी मुझे मेरा एक क्लासमेट नितिन दिखाई देता है, जिसका घर मेरे नाना जी के घर के करीब ही था। उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो मेरा 8th क्लास तक का फ्रेंड रह चुका था। वो भी यहाँ आया हुआ था और सारे दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। मैं उसके बराबर में गई, उसको हाय हेलो बोला तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था, क्योंकि इतने समय के बाद अपने पुराने दोस्तों को देखकर जिस तरह से मैं चौंक रही थी वो भी चौंक गया था। मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे हो, तो उसने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काफी समय के बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उससे पूछा क्या हो रहा है, आजकल क्या करते हो तुम। नितिन ने बताया कि तुम तो फेल होने के बाद गायब ही हो गई, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैंने उसी स्कूल से इंटर तक पढ़ाई करने के बाद बीटेक की पढ़ाई की और अभी फिलहाल मैं सीए बनना चाहता हूँ और इसी की तैयारी में जुटा हुआ हूँ। नितिन के बारे में तो मुझे पता चल गया था। फिर नितिन ने वही सवाल मुझसे किया कि तुम कहाँ हो और तुम आजकल क्या कर रही हो। मैंने उसको बता दिया कि किस तरह मेरी मुलाकात अंकित से हुई थी और फिर हम दोनों ने एक साथ शादी कर ली। हमारे पास एक बेटी भी है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहती हूँ। वहाँ तो हम लोगों ने खूब एंजॉय किया था। लगभग 3 घंटे की पार्टी थी और पार्टी खत्म होने के बाद जब मैं अपने घर आई तो बहुत खुश थी, क्योंकि नितिन पहले से काफी चेंज हो गया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने लगा था। मैं अपनी बेटी को भी घर लेते हुए आ गई थी। अब नितिन और मेरी बातचीत चैटिंग से रोज हुआ करती थी। हम दोनों एक दूसरे की सुख दुख आपस में शेयर किया करते थे, बहुत क्लोज फ्रेंड बन गए थे। और फिर इसी तरह से बात करते करते इतना समय हो गया कि मैं नितिन को पसंद करने लगी और वो भी मुझे पसंद करने लगा। बात करने के दौरान उसने एक दिन मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मैं उसे इनकार न कर सकी। ये सब हम दोनों की लगातार बातें करने का नतीजा था। मेरे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और अब तो मैं चुपके चुपके नितिन से मिलने के लिए भी जाया करती थी। फिर कुछ समय इसी तरह से गुजर गया और मेरे पति की दुबई में नौकरी लग गई। वो 22 दिसंबर 2023 को दुबई चले गए और फिर यहाँ मुझे और ज्यादा आजादी मिल गई थी। घर में कोई नहीं होता था, वैसे भी ये घर रेंट का था और घर में सिर्फ मेरे साथ मेरी बेटी हुआ करती थी। मेरी बेटी भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। अब मेरा ध्यान मेरी बेटी से भी हटता जा रहा था और मैं अपने पति की आंखों में धूल झोंक रही थी। मेरे लिए अब सब कुछ नितिन ही बन गया था। नितिन का मेरी जिंदगी में शामिल होने के बाद मैं अपनी बेटी पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैं हर बार तो उसे अपने मायके छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए अब मैं उसे घर में ही सुलाकर चली जाया करती थी। कई बार मैंने देखा था कि मेरी बेटी रो रो कर बेहाल हो जाती थी, मगर मैं उसे चॉकलेट देकर खामोश करवा दिया करती थी। वो बिल्कुल ठीक हो जाती थी। एक दिन मैंने नितिन को अपने घर ही बुला लिया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ दूसरे कमरे में अकेले थे और एक कमरे में मेरी बेटी सो रही थी। नितिन जब आया था तो मैं घर का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। नितिन और मैं एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर खूब सारी बातें कर रहे थे। मेरी बेटी कब उठ गई, कब रोने लगी मुझे पता ही नहीं चला। वो शायद काफी समय से रो रही थी। हमारे पड़ोस में ही हमारा मकान मालिक रहा करता था। उसे शायद मेरी बेटी के रोने की आवाज चली गई। उसने अपने मन ही मन में कहा कि पता नहीं कैसी माँ है, कब से बच्ची रो रही है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि बच्ची को हर बार की तरह छोड़कर चली गई है। मकान मालिक ने सोचा कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर क्या बात है, क्योंकि बच्ची को रोते हुए काफी समय हो गया। जिस कमरे में मेरी बेटी थी वहाँ की खिड़कियाँ खुली हुई थी, इसलिए उसके रोने की आवाज बाहर जा रही थी। मकान मालिक ये देखने के लिए
कि सुमन क्यों रो रही है, वो जब हमारे घर के दरवाजे पर आए तो हैरान रह गए कि घर का दरवाजा तो खुला हुआ है। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने कमरे में आकर पहले मुझे और नितिन को एक साथ ऐसी कंडीशन में देख लिया। वो मुझे और नितिन को ऐसे देखकर हैरान रह गए और खामोशी से पीछे हट गए। मुझे और नितिन को भनक भी नहीं पड़ी कि हम दोनों को मकान मालिक देख चुका है। हम दोनों तो एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि हमें कुछ न तो सुनाई दे रहा था और न ही दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो दूसरे वाले कमरे में गए जहाँ पर मेरी बेटी रो रही थी। उन्होंने मेरी बेटी को भी रोते हुए ही छोड़ दिया। वो जानते थे कि अगर उन्होंने मेरी बेटी को गोद में लिया या फिर उसे चुप करवाने की कोशिश की तो मैं उनकी सच्चाई जान जाऊंगी और समझ जाऊंगी कि उन्होंने मुझे और नितिन को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसलिए वो खामोशी से दबे पांव घर से बाहर निकल गए और फिर उन्होंने अंकित को फोन किया और अंकित को फोन करके बताया कि आज मैंने तुम्हारी पत्नी को किसी लड़के के साथ कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देखा है। तुम अगर अपना घर बचाना चाहते हो तो इस बात पर गौर करो। तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी बेटी की भी परवाह नहीं है। उसने सब कुछ अंकित को बता दिया था। अंकित ये सब सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। वहाँ दुबई में वो बहुत परेशान थे। अंकित ने मुझे रात के समय फोन किया और कहा कि आज मकान मालिक ने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है और ये तुम क्या करती हो कि मर्द को घर में बुला रही हो। ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। अंकित इस बात का विरोध कर रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि अंकित को इस बारे में पता चले, लेकिन फिर भी मेरी सच्चाई खुल गई थी। मैंने अंकित से माफी मांग ली और कहा कि मुझसे गलती हो गई और मैं अपनी इस गलती पर शर्मिंदा हूँ। आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। अंकित मुझसे बहुत प्यार करते थे और बड़े भरोसे के साथ वो मुझे यहाँ छोड़कर गए थे। उन्होंने मुझे फुल आज़ादी दी थी, लेकिन मैं उनकी दी गई आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रही थी। वो बहुत गुस्सा कर रहे थे, बहुत भड़क रहे थे, लेकिन फाइनली मैंने उनको किसी भी तरह से मना लिया था। हालांकि मुझे उनको मनाने में बहुत समय लगा था। मैंने उनको तसल्ली दिलाई थी और वादा किया था कि मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। कुछ दिन गुजर गए। मेरे और मेरे पति के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बात तो तब बिगड़ी जब मैं अपनी बेटी को अपने मायके छोड़कर नितिन के साथ 5 अक्टूबर 2024 को आगरा घूमने के लिए चली गई थी। उस दौरान नितिन ने मुझसे मेरा मोबाइल बंद करवा दिया था, जबकि मैंने उससे कहा था कि तुम ऐसा मत करो, मेरे पति को शक हो जाएगा। और वही हुआ। उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं वहाँ उसके साथ 10 दिन तक रही। मेरे घर वालों को भी शक हुआ और मेरे पति को भी मुझ पर शक हो गया था। मेरे पति ने अपने कुछ दोस्तों को घर पर भेजा ताकि वो देख सकें कि मैं कहाँ हूँ और मेरा फोन बंद क्यों जा रहा है। लेकिन वहाँ जाकर दोस्तों ने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि तुम्हारे घर पर तो ताला लगा हुआ है। फिर उन्होंने मेरे मायके में फोन किया तो वहाँ से भी उनको पता चला कि मेरे घर वालों को भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने उनको बताया कि वो तो सुमन को भी हमारे पास छोड़कर चली गई है, उसका कोई अता पता नहीं है। जाते समय उसने कहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए जा रही है। हमने भी उसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन उसका मोबाइल बंद जा रहा है। हमें लगा कि शायद तुम्हें इस बारे में कुछ पता होगा, लेकिन अंकित को तो कुछ पता ही नहीं था। अंकित और ज्यादा परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने दुबई से ही पुलिस स्टेशन में फोन करके मेरी गुमशुदगी दर्ज करवा दी और पुलिस ने मेरे मोबाइल नंबर को ट्रैक करके मुझे पकड़ लिया। मोबाइल भले ही मेरे पास था, लेकिन मैंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया था। बस अपनी इस गलती के कारण मैं पकड़ी गई। पुलिस ने मुझे और नितिन को आगरा से पकड़ लिया और मुझे पकड़कर जब पुलिस वापस अपने शहर लेकर आई तो मेरे ससुराल वाले और मायके वाले भी आ गए थे। मेरे साथ नितिन भी था। ये खबर जब सब लोगों को मिली तो सब लोग ये सुनकर हैरान रह गए थे। मेरे ससुराल वालों का कहना था कि ये लड़की हमारे बेटे को धोखा दे रही है, हम इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहते हैं। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। मुझे नितिन पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया था। न वो मुझे अपने साथ लेकर जाता, न ये सब कुछ होता। मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया था कि घूमने जाना है। अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, तुम्हारा पति आ जाएगा तो फिर हम लोगों के हाथ से ये मौका भी निकल जाएगा। बस मैं भी यही सोचकर उसके साथ चली गई थी, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी सच्चाई दोबारा से खुलकर सबके सामने आ जाएगी और इस बार तो पुलिस तक पहुंच जाएगी। मैंने अपने ससुराल वालों से और मायके वालों से माफी मांगी थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे घर वाले चाहते थे कि मेरा घर बस जाए, लेकिन मेरे ससुराल वाले चाहते थे कि मैं उनके बेटे की जिंदगी से निकल जाऊं। मैं एक अजीब सी उलझन में फंस गई थी।
इसलिए मैंने अपने आप को बचाना ही बेहतर समझा। मैंने अपने पति को चुना। सब लोगों से कह दिया कि मैं अंकित के साथ रहना चाहती हूँ, नितिन के साथ नहीं। पुलिस वाले भी यही चाहते थे कि दोनों परिवारों की बदनामी न हो, इसलिए पुलिस स्टेशन में ही सुलह हो गई और मामला बदनामी के डर से दबकर रह गया। लेकिन परिवार वाले ये जान चुके थे कि मेरा अफेयर इस लड़के यानी नितिन के साथ हो चुका है। मैं नितिन के बहुत करीब पहुंच चुकी हूं। नितिन इस बात से बहुत नाराज हुआ था कि मैंने उसको छोड़कर अपने पति को सिलेक्ट कर लिया और सब लोगों के सामने उसको छोड़कर उसकी इंसल्ट करवा दी। वो भी खामोश रहा, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन वो मुझसे बहुत नाराज हो गया था। पुलिस ने उसे छोड़ दिया था और मुझे भी, लेकिन मेरे पति बहुत भड़के हुए थे। उनका बस नहीं चलता कि वो यहाँ आ जाते। वो मुझसे फोन पर बहुत झगड़ा करने लगे कि आखिर तुम क्या करती फिर रही हो। पहले भी एक बार मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। इस बार भी मैंने जैसे तैसे अंकित को समझा लिया था, उसका गुस्सा बर्दाश्त कर लिया था और उससे अपने किए की माफी मांग ली थी। उसे भरोसा भी दिला दिया था कि फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब दोनों ही परिवार मेरे खिलाफ हो गए थे। मेरा ससुराल तो पहले ही मेरे खिलाफ था, अब मेरे मायके वाले भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। हालांकि वो मेरी बेटी से बहुत प्यार किया करते थे, क्योंकि मैंने ज्यादातर अपनी बेटी को उनके पास ही छोड़ा हुआ था। मुझे भी अब अकेला रहना ही पसंद था, इसलिए मैं अपने घर में ही रहती थी। ससुराल तो मैं पहले ही नहीं जाती थी। अब मैंने अपने मायके जाना भी छोड़ दिया था। मायके वालों ने काफी कोशिश की थी कि या तो वो मुझे अपने साथ रखें या फिर मुझे मेरे ससुराल भेज दें, लेकिन मैं अकेली रहना चाहती थी। मैंने किसी की कोई बात नहीं मानी। मेरे घर वालों को इस बात का डर था कि मैं दोबारा से नितिन के कांटेक्ट में न आ जाऊं। वो लोग मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे तो आज़ादी पसंद थी। आज़ादी मुझे सबसे ज्यादा इसीलिए पसंद थी क्योंकि नितिन मेरे घर पर कभी कभी आ जाया करता था। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। अंकित को दुबई में 1.5 साल हो चुका था। मेरे पति का 2 साल का वीजा था और ये मैं अच्छी तरह से जानती थी कि उनका वीजा कब खत्म होगा और वो अपने वीजे को रिन्यूअल करवाने के लिए जरूर आएंगे। लोगों को लगता था कि मैंने नितिन से मिलना जुलना खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ उनकी सोच थी। मेरे दिल से अंकित की मोहब्बत नितिन के आने के बाद से ही खत्म हो गई थी, इसलिए अब अंकित के लिए मेरे दिल में कुछ नहीं बचा था। मैंने अब अपने दिमाग में एक प्लानिंग बना ली थी जिस पर मुझे अब कामयाबी हासिल करनी थी। मैं उसी दिन रात के समय अपनी बेटी के साथ पास के ही डॉक्टर के यहाँ चली गई और वहाँ जाकर मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे बहुत अजीब अजीब महसूस होता है। सारी रात मैं जागती रहती हूँ। मैं डिप्रेशन का शिकार होती जा रही हूँ। मेरे सर में इतना ज्यादा दर्द रहता है कि मुझे नींद नहीं आती। शायद ये दर्द नींद न आने की वजह से है। बस मुझे कोई ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा नींद आ जाए, मैं सुकून से सो जाया करूं और मेरे सर का दर्द भी खत्म हो जाए। डॉक्टर ने मेरी पूरी बात सुनने के बाद कहा कि मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिखकर दे रहा हूँ। आप इन दवाइयों को खाना खाने के बाद ले लेना, आपको अच्छी नींद आएगी और सर में दर्द भी नहीं रहेगा। मैं ये दवाइयाँ अपने लिए लेकर नहीं आई थी। मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे कुछ नहीं हुआ था, बल्कि मैं तो ये दवाइयाँ अपने पति अंकित के लिए लेने गई थी। उसी दिन घर आकर मैंने ऑनलाइन 8 किलो ब्लीच पाउडर ऑर्डर किया। मुझे ब्लीच की जरूरत थी। मुझे घर की कुछ साफ सफाई करनी थी, कुछ गंदगी दूर करनी थी। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए। मुझे अपने पति के घर आने का इंतजार था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मेरे लिए अपने दिमाग में सरप्राइज प्लान करके बैठा हुआ है। दरअसल मेरा बर्थडे आने वाला था। मेरा बर्थडे 5 मार्च को होता था और मेरा पति 2 मार्च को घर आने वाला था ताकि मुझे सरप्राइज दे सके। और 7 मार्च को सुमन का भी बर्थडे था, इसलिए उसने सोचा कि मैं घर चला जाता हूँ। इस तरह पत्नी और बेटी को सरप्राइज मिल जाएगा और उन दोनों का बर्थडे भी एक साथ सेलिब्रेट हो जाएगा। और इससे पहले मैंने 3 सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स भी बनाए हुए थे। एक तो नितिन की माँ के नाम से, एक नितिन की बहन के नाम से और एक नितिन के भाई के नाम से, क्योंकि मैं उसकी पूरी फैमिली के नाम अच्छी तरह से जानती थी। फेक अकाउंट बनाने के बाद मैं खुद ही नितिन से बातचीत करने लगी थी, क्योंकि वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। उसने मुझे हर तरफ से ब्लॉक किया हुआ था। मैंने जब ये फेक अकाउंट बनाए तो मैं खुद ही उससे बातचीत करने लगी, जिससे उसे पता ही नहीं चला कि ये मैं हूँ। उसको लगा कि उसके फैमिली मेंबर्स ही हैं। उसकी फैमिली वैसे भी दूसरे शहर में रहती थी और वो यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। मैंने उसके फैमिली मेंबर्स के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उससे चैटिंग करनी शुरू कर दी।
उसके दिल में ये बात साबित कर दी कि तुम्हारी और सानवी की जोड़ी बहुत अच्छी है। हम जानते हैं कि तुम वहाँ पर एक लड़की से मोहब्बत करते हो। हमें सब कुछ पता चल गया है। तुम दोनों की जोड़ी आसमान में बनी है। तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि उस लड़की का पति भी है। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत को कामयाब बनाना है तो तुम्हें उसके पति को रास्ते से हटाना होगा, मतलब कि उसके पति का वध करना होगा, क्योंकि वो तुम दोनों के बीच की रुकावट बन रहा है। मैं ये सारी बातें नितिन से किया करती थी और उसे ऐसा लगता था कि उससे उसकी माँ चैटिंग कर रही है, जबकि उसकी माँ तो 15 साल पहले मर चुकी थी और माँ के मरने के बाद उसके पिता और भाई बहन दूसरे शहर में रहते थे और वो यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहा था। उसको मैं अच्छी तरह से बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रही थी। उसको मैंने ये बताया था कि मैं तुम्हारी माँ की आत्मा हूँ जो तुमसे चैटिंग कर रही हूँ। उसे यही लगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो उसकी माँ से बात कर रही है, क्योंकि मैं उसके साथ जब चैटिंग करती थी तो उसमें कुछ इमोशंस होते थे जिससे वो इमोशनल हो जाया करता था। उसे लगता था कि सोशल मीडिया पर जहाँ उसका अकाउंट है उसकी माँ उससे वहीं पर बातचीत करती है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिससे वो बातचीत कर रहा है वो उसकी प्रेमिका सानवी है, जिसकी एक बेटी है, जिसका एक पति है और जिसकी वजह से उसे उस दिन पुलिस स्टेशन में बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। वो मेरी हर बात मानता था। उसके दिल में मेरे लिए नाराजगी थी, लेकिन इन सारी बातों से उसका ध्यान दोबारा से मेरी तरफ आने लगा था। अब उसने तय कर लिया था कि जैसा उसकी माँ कह रही है वो बिल्कुल वैसा ही करेगा और मेरा बनकर रहेगा। और फिर उसके बाद नितिन ने मुझसे कांटेक्ट किया। हम दोनों ने आपस में बात की और अंकित की मौत का प्लान बनाया। सोचा कि अंकित को मारने के बाद हम दोनों एक साथ रह सकेंगे, लेकिन अचानक 2 मार्च की रात को अंकित घर आ गए, जिन्हें देखकर मैं शॉक्ड रह गई थी। मेरे पास दवाई तो पहले से ही थी। मैंने फौरन ही नितिन को फोन करके अपने पति के आने के बारे में बता दिया था और उनको मारने की प्लानिंग के बारे में भी नितिन को बता दिया था। हम उनको बेहोशी की हालत में मारना चाहते थे। जिस दिन अंकित घर आए थे उसके अगले ही दिन सुबह में मैं अपने मायके जाने के बहाने से बाजार चली गई थी और वहां जाकर मैंने 2 चाकू खरीदे थे जिनकी कीमत 800 रुपए थी। जब मैं ये चाकू खरीद रही थी तो दुकान के मालिक ने कहा कि मैडम, आपको इन बड़े बड़े चाकुओं की क्या जरूरत पड़ गई। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई। फिर जल्दी से मैंने उसे झूठ बोल दिया और कहा कि कभी कभी हमारे यहाँ चिकन बनता है, देसी चिकन, जिसको हम घर में ही काट कर पका लेते हैं। बस उसी को काटने के लिए इन बड़े चाकुओं की जरूरत पड़ गई। आप पैसों की परवाह मत कीजिए, मैं आपके पूरे पैसे दूंगी, आप चिंता न करें। दुकानदार मेरी बात पर खुश हो गया था। उसने मुझे चाकुओं की 800 रुपए की रकम बताई तो मैंने उसे पूरे 800 रुपए ही दिए थे। मुझे तेज, धारदार और अच्छे चाकू मिल गए थे। फिर जिस दिन मेरा बर्थडे था 5 मार्च, उस दिन मेरे पति ने मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। हम लोग बाहर घूमने के लिए चले गए। वहां जाने से पहले मैं घर पर खाना बनाकर रख गई थी और उसमें मैंने वही नींद की दवाई मिला दी जो मैं डॉक्टर से लेकर आई थी, ताकि ये दवाई मेरा पति खा ले और बेहोश हो जाए। बाहर से आने के बाद जब मैं खाना गर्म करने के लिए जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक दिया और कहा कि मुझे खाना नहीं खाना, पहले ही हम लोग बाहर का काफी कुछ खाकर आ चुके हैं। मेरा पेट भरा हुआ है। मेरा मूड खराब हो गया था क्योंकि मैंने इस खाने में नींद की दवाई मिला दी थी और आज रात मैंने उसको मारने की प्लानिंग भी कर ली थी। उस रात 5 मार्च 2025 को मुझे अपने पति को मारने की सफलता नहीं मिल सकी थी। 6 मार्च भी गुजर गई थी और 7 मार्च भी गुजर गई थी, जिस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था। मेरी बेटी 4 साल की हो चुकी थी। हमने आपस में ही सुमन का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। 8 मार्च भी आ गई थी, 9 मार्च भी आ गई थी और फिर ऐसे ही 10 मार्च भी आ गई थी। इसी दौरान मैं बार बार मौका देख रही थी कि कब मैं मौका देखकर अपने पति को मार सकूं, लेकिन हर बार प्लानिंग बनाकर मैं नाकामयाब हो जाती थी। चाकू मैंने नितिन को उसके पास रखने के लिए दे दिए थे। फिर 11 मार्च का दिन निकला और मेरा पति अपने परिवार वालों से मिलने के लिए गया। उनकी माँ ने इतने दिनों के बाद जब उन्हें देखा तो प्यार से गले लगाया था और फिर अपने बेटे के फेवरेट लौकी के कोफ्ते उन्हें खाने के लिए दिए और ये भी कहा कि घर ले जाकर आराम से खाना, मेरी पोती को भी खिलाना। वो खाना पैक करवाकर घर ले आए और मुझसे कहने लगे कि इस खाने को गर्म करो, हम सब लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे। आज मेरे पास बहुत अच्छा मौका था। मैं कोफ्ते गर्म करने के लिए गई तो खाना गर्म करते दौरान मैंने उसमें नशीली दवाई मिला दी। उसके बाद मैं खाना लेकर कमरे में चली गई। अपनी बेटी को मैं पहले ही सुला चुकी थी और मेरे पति ने
जब मुझसे अपने साथ खाना खाने के लिए कहा तो मैंने उनको साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो खाना उनकी माँ के घर से आया था। मेरे पति ने अकेले ही उस खाने को खाया और उसको खाने के बाद भी उनको इतनी जल्दी नींद नहीं आई थी। रात के 12 बज चुके थे और वो अभी तक जाग रहे थे। लगभग 1 बजे के टाइम पर वो सो चुके थे। जैसे ही वो सो गए तो मैंने फौरन ही अपना मोबाइल उठाया और नितिन को कॉल कर दी। मैंने नितिन को हथियार लेकर जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा। जब वो रात को 2 बजे के आसपास मेरे घर पहुंचा तो उसने देखा कि अंकित सोया हुआ है। हथियार हम दोनों ने अपने हाथों में पकड़ लिए। मैं चाकू हाथ में लेकर अंकित के सीने पर बैठ गई। नितिन ने मुझे देखा और कहा कि सुमन, तुम्हें इसका वध करना है। इसके सीने पर वार बहुत जोर से करना। तुम तो सब कुछ जानती हो। पहले ही हम लोग काफी मिल चुके थे और हम दोनों के बीच इस मर्डर की प्लानिंग से रिलेटेड काफी सारी बातें हो चुकी थी। इसलिए मैंने जोरदार चाकू का वार अंकित के सीने पर कर दिया। नितिन ने अंकित के पैर पकड़े हुए थे। अब सारी स्थिति बदल चुकी थी। मैं अंकित के हाथ पकड़े हुए थी और नितिन एक के बाद एक अंकित के सीने पर वार कर रहा था। वार करने के बाद वो अंकित की लाश को घसीटते हुए बाथरूम तक ले आया। जब अंकित बेड पर था और हम दोनों उसके शरीर पर वार कर रहे थे, पहले ही वार पर उसकी आंखें खुल गई थी। नशे की दवाई खाने की वजह से उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था और उसकी आत्मा चिल्ला रही थी। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि अगर तुम्हें इसका साथ पसंद है तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मगर उसकी दुहाइयां हमें सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी बॉडी से पूरा खून निकल चुका था। हमने उसकी बॉडी को ऐसे ही बाथरूम के अंदर रहने दिया और उसका खून बहते हुए बाथरूम की नाली से अलग अलग नालियों में बहने लगा था। रात के लगभग जब 3 बज गए थे तो हम दोनों बैठे हुए सोच रहे थे कि आखिर अब हम इसकी लाश का क्या करें। फिर मुझे नितिन ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास कुछ पॉलिथीन है। हमें इसकी बॉडी के टुकड़े करने होंगे, हाथ अलग करने होंगे, गर्दन अलग, और इन सभी हिस्सों को एक पॉलिथीन में डाल लेते हैं। उसके बाद हमने ऐसा ही किया और अंकित के शरीर के सारे हिस्सों को पॉलिथीन में पैक कर लिया। नितिन मुझे लेकर और उन टुकड़ों को लेकर अपने घर चला गया। हमने सारी पॉलिथीन नितिन के घर जाकर उसके बेड के नीचे रख दी थी और सोचने लगे थे कि अब हम इनका क्या करें। नितिन ने कहा था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस थैली को ले जाकर कहीं बाहर फेंक दूंगा और शरीर के बाकी के हिस्सों को भी इसी तरह के टुकड़े कर करके शहर के अलग अलग जगह पर फेंक देंगे। मैंने कहा कि नहीं, इस सब में हमें मौका नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह से हम पकड़े जाएंगे। हमें इस काम में कामयाबी नहीं मिल पाएगी। हम बैठकर सोच रहे थे कि आखिर हम करें तो क्या करें। सारा दिन निकल गया था और नितिन इसी तरह से मौके की तलाश करता रहा। इधर से उधर अपने घर के बाहर टहलता रहा, लेकिन उसे कोई भी पॉलिथीन फेंकने का मौका नहीं मिल सका। पॉलिथीन में अंकित का सर और उसके हाथ के पंजे मौजूद थे। वो वाली पॉलिथीन लेकर वो घर वापस आ गया था और उसने मुझसे कहा कि कंडीशन ठीक नहीं है, हम इसे कहीं पर फेंक नहीं सकते, इस तरह हम पकड़े जाएंगे, हमें अपना प्लान बदलना पड़ेगा। फिर हमने प्लान बदला और फिर मैंने कुछ करने का फैसला किया। मैं घर से बाहर गई और ई रिक्शा पकड़ी। वहाँ से मैं करमचंद नाम के दुकान व्यापारी के पास गई तो वहाँ एक लड़का काम कर रहा था। करमचंद साइड पर बैठे हुए थे। मैंने कहा, भैया हमें एक बड़ा सा ड्रम चाहिए। दरअसल हमारे यहाँ गांव से गेहूं आते हैं तो हमें अपने वो गेहूं अपने घर में ड्रम के अंदर ही स्टोर करके रखने हैं। उस लड़के ने मुझे हैरान होकर देखा और कहने लगा, मैडम अभी तो गेहूं का सीजन भी नहीं आया। मैंने कहा, आपको इस बात से क्या मतलब, बस मुझे तो ड्रम चाहिए। आप मुझे बड़ा सा ड्रम दे दो, मुझे उसमें अनाज रखना है। उसने मुझे ड्रम की कीमत 1100 बताई। मैंने उसके साथ किसी तरह का कोई मोलभाव नहीं किया और फिर उसे 1100 रुपए थमा दिए। 12 मार्च सुबह 9 बजे के आसपास मैंने उसे 1100 रुपए दिए और वहाँ से ड्रम लेकर दोबारा से मैं ई रिक्शा किया और उसमें बैठकर ड्रम अपने घर पर ले आई थी। साथ ही मैंने बाजार से सीमेंट और डस्ट भी खरीद लिया था। अभी तो हमने अंकित के शरीर के सिर्फ 2 हिस्से किए थे, धड़ अलग और ऊपर का हिस्सा अलग। फिर हम दोनों ने बैठकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, मतलब कि उनको 15 हिस्सों में बांट दिया। जो टुकड़े हम नितिन के घर पर लेकर गए थे उनको भी हम वापस मेरे घर पर ले आए और उस ड्रम के अंदर हमने अंकित के शरीर के सारे टुकड़ों को डाल दिया और मैं जो सीमेंट और डस्ट लेकर आई थी उसका एक घोल बनाकर उसे अंकित के टुकड़ों के ऊपर से हमने ड्रम के अंदर डाल दिया। इस तरह अंकित की लाश पूरी तरह से पैक हो गई थी और इसके साथ ही नितिन अपने घर चला गया था अपना सामान पैक करने के लिए। मैं भी अपना और अपनी बेटी का सामान पैक कर रही थी।
मेरा पति जब घर आया था तो उसने मुझे पूरे 1 लाख रुपए की रकम दी थी और बाकी के कुछ पैसे वो अपने घर जाकर अपने घर वालों को देकर आए थे। हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था क्योंकि हम किसी के भी शक के दायरे में नहीं आ सकते थे। मैंने आस पड़ोसियों के कानों में भी ये बात निकाल दी थी कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने पति के साथ शिमला और मनाली घूमने के लिए जा रही हूँ। हम लोगों के दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था, अंकित का, जिसकी लाश को हम ठिकाने भी लगा चुके थे और फ्री भी हो गए थे। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं शिमला। वहाँ जाकर हमने खूब एंजॉय किया। मेरी बेटी भी हमारे साथ थी, वो भी हमारे साथ खूब एंजॉय कर रही थी। हम बार बार उसी ड्रम का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि हमारे साथ सुमन भी है। वो बच्ची भले ही है, लेकिन हमारी कुछ बातों को वो कैच कर चुकी थी। जब तक हमारे पास पैसे रहे, हमने शिमला में खूब एंजॉय किया। नितिन का बर्थडे भी इसी मंथ में था। 16 मार्च 2025 को हमने शिमला में होटल के कमरे में केक काटकर नितिन का बर्थडे सेलिब्रेट किया और वहाँ पर मैं और नितिन एक दूसरे के साथ अंकित की मौत का जश्न मना रहे थे और खूब डांस कर रहे थे। जब तक हमारे पास पैसे थे हम घूमते रहे, लेकिन जैसे ही हमारे पास पैसे खत्म हुए तो वापस हम अपने शहर आ गए थे। हम लोग 20 मार्च 2025 की रात को 10 बजे अपने घर पहुंचे थे। मैं भी अपने घर आ गई थी। उसी समय मैंने अपनी माँ को वीडियो कॉल की और उनको बताया कि माँ, बहुत कुछ गलत हो गया। मैंने अपनी आंखों में आंसू उतार लिए थे और कहा कि अंकित के घर वालों ने उनको जान से मार दिया। मेरी माँ के बराबर में ही मेरे पापा भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जैसी भी बात है यहाँ आकर करो, फोन पर मत करो, तुम जल्द से जल्द अभी और इसी समय घर आ जाओ। मैं उसी समय अपने मायके चली गई थी और रोने की एक्टिंग करने लगी। मैंने अपने माता पिता को एक अनटोटी सी कहानी बनाकर सुना दी थी कि पहले ही अंकित के परिवार वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, उनको बेदखल कर दिया गया था और अब तो उन्होंने यहाँ उनके आने के बाद उनकी जान भी ले ली है। लेकिन मेरे घर वालों को तो मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे सवाल किया कि जब वो लोग तुम्हारे पति को मारने के लिए आए थे और तुम्हारे मुताबिक उन्होंने घर में घुसकर अंकित को मारने की कोशिश की, तो उस समय तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? तुमने मदद के लिए किसी को आवाज क्यों नहीं लगाई? तुमने अपने पति को अपनी तरफ से बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? उनकी सवाल पर मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि अब मुझसे कोई जवाब नहीं बन रहा था। मेरे पापा ने कहा कि जो बात तुमने हमें बताई है, यही बात तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर बतानी है। पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं घबरा गई। मेरा ही प्लान मुझ पर उल्टा पड़ता जा रहा था। मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली थी और मेरे घर वालों के दिल में शक पैदा हो गया था। मेरे मम्मी पापा मुझे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन लेकर चले गए थे। वो दिन था 21 मार्च 2025 का। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी इस तरह से हमें बता रही है, जैसी भी बात है आप लोग जांच पड़ताल कीजिए। पुलिस वाले मेरे साथ सख्ती करने लगे। उनके ढेर सारे सवाल जवाब मुझसे नहीं दिए जा रहे थे। मैं तो घबरा रही थी। न जाने क्यों अब मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मुझसे किसी भी तरह का झूठ नहीं बोला जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया। मेरी माँ भी कह रही थी कि कितने दिनों से मैं तुमसे कह रही हूँ कि अंकित कहाँ है, मेरी उससे बात करवाओ, मगर तुम मुझे बार बार टाल रही थी। मुझे तो तुम पर ही शक हो रहा है, बताओ क्या बात है। एक लेडी पुलिस ऑफिसर मेरे साथ आई, मेरे साथ पूछताछ करने लगी। इतने में ही उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा, जैसी भी बात है हमें सच सच बताओ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ और ही बता रहे हैं। अब क्या था, मैं यहाँ से ना तो भाग सकती थी और ना ही और ज्यादा झूठ बोल सकती थी। इसलिए मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं किस तरह से और किस वजह से अपने पति को जान से मार दिया है और उनकी लाश के साथ क्या किया। पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हारे पति की लाश कहाँ पर है, तो मैंने उनको बताया कि लाश तो हमारे ही घर में मौजूद है। मुझे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था और साथ ही नितिन को भी, और अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जुट गई थी। मेरी बेटी मेरे माता पिता के पास थी। ऐसा होने से मेरे हाथ पैरों की जान निकल रही थी। पुलिस वालों ने अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को मेरे घर पर भेजा। जब पुलिस ऑफिसर ने कहा कि सर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पर मर्डर हुआ है। फिर मुझसे पूछा गया कि बताओ तुम्हारे पति की लाश कहाँ है, कहाँ छुपाया है तुमने उसको। तो मैंने बताया कि लाश तो बाथरूम में है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि यहाँ लाश नहीं है, सिर्फ एक ड्रम रखा हुआ है। मैंने बताया कि उसी ड्रम के अंदर मैंने अपने पति को दबा दिया।
फिर उस ड्रम को निकाला गया और फिर मुझसे पूछताछ की गई तो मैंने उनको डिटेल के साथ बताया कि हमने इस ड्रम को यहाँ से हटाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये ड्रम बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था क्योंकि इसमें जो सीमेंट था वो पत्थर बन चुका था। मुझसे और नितिन से भी ये हिल नहीं रहा था। हम इसे घर से बाहर फेंकना चाहते थे। शिमला से आने के बाद हमने इसको घर से निकालने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो ड्रम निकल ही नहीं पा रहा था। हम दोनों से हिल भी नहीं रहा था। नितिन ने फोन करके 4 मजदूरों को बुलाया। हम सब लोग 6 लोग हो गए थे, फिर भी वो ड्रम नहीं हिल रहा था। वो मजदूर भी चले गए। फिर मैंने वीडियो कॉल पर अपने पेरेंट्स से झूठ बोला और इस तरह मैं यहाँ आप लोगों के सामने आ गई। जब ये ड्रम वाली बात पता चली तो मेरी माँ चीख पड़ी और कहने लगी कि कमबख्त लड़की, तुम्हारी बेटी भी ये बात जानती है। वो बच्ची कल से मुझे लगातार कह रही है कि पापा ड्रम के अंदर है, मगर हम उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे और तुम पुलिस को भी गुमराह कर रही हो। साफ साफ नहीं बता रही कि तुमने लाश को किस तरह ठिकाने लगाया। मैंने और नितिन ने ये सब कुछ सिर्फ एक दूसरे को पाने की चाहत में किया था, मगर मुझे नहीं पता था कि हमारा बनाया हुआ प्लान उल्टा पड़ जाएगा। बस यही थी मेरी कहानी। सानवी की पूरी कहानी सुनने के बाद मेरा भी दिल दहल कर रह गया था कि इस औरत ने किस बेदर्दी के साथ अपने पति का कत्ल किया। क्या इसका दिल नहीं हिला कि ये इंसान उसका पति है? इसके साथ उसने लव मैरिज की थी और ये उसकी 4 साल की बेटी का पिता था। अब ये कहानी सुनने के बाद आप लोग हमें अपनी राय जरूर दीजिए कि ऐसे आरोपियों को आखिर किस तरह की सजा दी जानी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि झूठ और चालाकी के सहारे सच को ज्यादा दिन तक नहीं दबाया जा सकता। जो इंसान दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है, एक दिन वही सच उसके सामने आईने की तरह खड़ा हो जाता है। बुरे कर्मों का फल देर सवेर जरूर मिलता है, इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले सतर्क रहें, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वहीं से आता है जहां हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी भी अनहोनी के संकेतों को नजरअंदाज न करें।